अच्छा यार, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने क्रूड ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, लेकिन वो सिंपल वे से परफॉर्म किए थे, ठीक है, जो प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ करेंगे। क्रूड ऑपरेशंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ करने का मकसद क्या है? इसमें एब्स्ट्रैक्शन और इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसका करने का तरीका क्या है? हम सबसे पहले एक क्रूड ऑपरेशंस की फ़ाइल बनाएंगे, एक फ़ाइल जिसमें सारे क्रूड ऑपरेशंस लिखे होंगे यूजिंग ऊप। ऊप के साथ किस तरह करेंगे कि सबसे पहले एक क्लास हम डिफ़ाइन करेंगे और उस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर, आपको पता है कि हमेशा कंस्ट्रक्टर एक्चुअली क्लास का एक ऐसा फंक्शन है कि जो आप फंक्शन कह लें उसे, जो कि हमेशा ऑटोमेटिकली जैसे ही क्लास कॉल होगी तो वो रन होना ही होना, ठीक है। तो इसका हम इस तरह फ़ायदा उठाएंगे कि कंस्ट्रक्टर में जो हम अपना जो कनेक्शन वाला कोड है वो रखेंगे, ताकि हमेशा, क्योंकि हमें कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो बार बार कनेक्शन हर फंक्शन में लिखने की बजाय हम कंस्ट्रक्टर में लिख देंगे ताकि वो ऑटोमेटिकली कॉल हो और हमारा कनेक्शन क्रिएट हो जाए। उसके बाद सिंपल है, यहाँ पर देखने में सिंपल, ये सामने आपको लिखा है कि इंसर्ट फंक्शन बनाएंगे, डिस्प्ले फंक्शन, डिलीट, सर्च, अपडेट, ये पांचों क्रूड ऑपरेशन हैं, इनके अलग अलग से फंक्शंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कोड मैंने लिखा हुआ है, ये एक्चुअली कोड मेरे वाला नहीं है, ये सर के वाला ही कोड है। तो अगर मैं खुद से लिखता तो वो एक्सप्लेन करता तो उसमें बहुत देर लग जानी थी, ठीक है। तो वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जानी थी, मेरा भी काफ़ी टाइम से आना था और आपका भी। तो मैंने सोचा कि इसी को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद आपको इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो ये कोड है, ये insert.html का पेज है। इसमें खाली हमने एक फॉर्म बनाया है, ठीक है। बस सिंपल वही कल जिस तरह मैंने फॉर्म बनाए थे उसी तरह एक फॉर्म बनाया। उसके अंदर दो इनपुट फील्ड्स हैं, एक नेम के लिए, एक एड्रेस के लिए, और एक सबमिट बटन बना है, ठीक है। सबमिट कर रहा है तो डाटा जा रहा है, यहाँ पर एक्शन में आप देख सकते हैं insert.php के पेज में, वही जिस तरह कल मैंने किया था सेम उसी तरह अभी तक वही तरीका है, ठीक है। insert.php के पेज में आ जाए, ये सारे कमेंट्स हैं, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए सर ने लिखे हैं, ठीक है। insert.php का उसमें क्या लिखा है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इंक्लूड वंस, आगे crude.php। ये क्या किया, एक फ़ाइल है crude.php, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हमारे सारे फंक्शंस होंगे, हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक ही पेज में क्रूड फाइल की पेज होगी, क्रूड ऑपरेशंस की फ़ाइल होगी, उसके अंदर सारे फंक्शंस लिखे होंगे। तो हमने वो इंक्लूड करवा ली, ठीक है। इंक्लूड से क्या होता है कि जो भी क्रूड के अंदर जितने भी फंक्शंस पड़े हैं वो सारे इस पेज में एक्सेस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिंपल, जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि हम वैल्यू किस तरह गेट कर सकते हैं जो यूज़र ने इनपुट की है पोस्ट में, और एड्रेस, नेम और एड्रेस जो यूज़र ने वहाँ पर इनपुट फील्ड्स में लिखा है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। सर ने यहाँ पर ये गलती कर दी है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है। ये वेरिएबल्स का आप कुछ भी नेम रख सकते हैं, तो इनकी आपने टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद सिर्फ हमने इतना सा काम किया, दोनों वैल्यूज़ गेट कर लिए। उसके बाद हमने ये अपने फंक्शन को पास करनी है। फंक्शन को किस तरह पास करनी है, अब मैं आपको पहले एक क्रूड फाइल दिखाता हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको बताऊँगा कि वैल्यूज़ किस तरह पास करनी है। तो ये हमारे पास एक फ़ाइल है क्रूड फाइल, ठीक है, crude.php के नाम से। इसके अंदर क्या किया, सारा जो हमारा PHP का कोड है ये एक ही फाइल में पड़ा है, बाकी फाइल्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो दो लाइन्स है। इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ये चार लाइंस में डिफ़ाइन लिखा है। डिफ़ाइन क्या होता है कि ग्लोबल वेरिएबल्स को हम डिफ़ाइन कर देते हैं ताकि हम उन्हें जगह जगह ईज़िली एक्सेस कर सकें। तो सबसे पहले हमने लिखा है डिफ़ाइन होस्ट, यानी कि जो होस्ट हम यूज़ करते हैं, होस्ट क्या है, लोकल होस्ट, ठीक है। और उसके बाद हम यूज़र लिखते हैं, तो डिफ़ाइन यूज़र को डिफ़ाइन करो, उसकी वैल्यू है रूट। इसी तरह पासवर्ड वो कुछ भी नहीं है, और इसी तरह DB जो कि ऊप है, यहाँ पर DB का नाम हमारे पास ऊप है। तो हमने ये चार वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर दिए, होस्ट, यूज़र, पासवर्ड और DB, और इसके बाद हम इन्हें कहीं भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने एक क्लास क्रिएट की है, क्लास क्रूड OP, ठीक है, क्लास का नेम है क्रूड OP। उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है। क्लास स्टार्ट होने के बाद हमारे पास एक फंक्शन है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर क्या कहता है, ये जब भी क्लास को कॉल करेंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है और ये एग्जीक्यूट हो जाता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या किया, कौन का वेरिएबल बनाया है दिस का फंक्शन के साथ, ठीक है। और उसके आगे उसी तरह न्यू MySQLi होस्ट, यूज़र, पासवर्ड, DB। इस दफ़ा आपने देखा कि हमने यहाँ पर वो उसी तरह लोकल होस्ट और रूट और DB का नेम वो नहीं लिखा, जस्ट हमने ये ग्लोबल वेरिएबल्स पास किए हैं, होस्ट,
यूज़र पासवर्ड DB जो हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर चुके हैं, तो हमें ये अब बार बार डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हमने एक दफ़ा ऊपर डिफ़ाइन किया। उसके बाद सिंपल वो इफ़ कंडीशन लगाइए, जस्ट चेक लगाया कि अगर हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ वो हमें एरर प्रिंट कर देगा। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर में हमने सिर्फ जो कनेक्शन है वो क्रिएट किया है और एक मैसेज एरर मैसेज लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेन फंक्शन है, क्लास के अंदर ही एक फंक्शन है पब्लिक फंक्शन का नेम है इंसर्ट, और ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन, इसमें 2 पैरामीटर हमें चाहिए, नेम और एड्रेस, ठीक है। नेम एड्रेस कहाँ से आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इस आप फंक्शन के अंदर इसका स्ट्रक्चर देखें। फंक्शन के अंदर सिर्फ एक छोटा सा कोड है, एक क्यूरी लिखी है, जिस तरह हमने कल क्यूरी लिखी थी। मैंने क्यूरी लिखी है कि इंसर्ट इनटू क्लास, क्लास टेबल का नेम है, क्लास के अंदर इंसर्ट कर दो उसके जो कॉलम कौन से, नेम और एड्रेस, और वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, नेम 1 और एड्रेस 1, जो यहाँ पर पैरामीटर पास करेंगे हम, ठीक है। वो पैरामीटर कहाँ से आएंगे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हमने क्यूरी लिख ली। क्यूरी लिखने के बाद उसे कहा है कि क्यूरी को रन करो, ठीक है। क्यूरी रन कर दी। रन करने के बाद सिर्फ एक कंडीशन लगाइए, चेक कंडीशन लगाइए, इफ़ कंडीशन के अगर तो डाटा इंसर्ट हो गया तो हमें मैसेज प्रिंट करवा दे कि डाटा हैज़ बीन इंसर्टेड या डाटा इज़ इंसर्टेड। इतना सा हमारा सिर्फ ये 4-5 लाइन्स का कोड है इंसर्ट फंक्शन का, ठीक है। और हमारी क्रूड फाइल में अभी तक हमने, क्योंकि इंसर्ट पढ़ रहे हैं तो इंसर्ट फंक्शन ख़त्म हो चुका है, बस इतना सा ये एक फंक्शन है इंसर्ट जो दो वैल्यूज़ ले रहा है, उनको क्यूरी के ज़रिए DB में सेव करवा रहा है। ये 2 वैल्यूज़ नेम 1 और एड्रेस 1 कहाँ से आएंगी, ये insert.php के पेज में वापस आते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, ये 2 वैल्यूज़ गेट कर ली थी। अब ये 2 वैल्यूज़ हमने वहाँ अपने इंसर्ट के फंक्शन में पास करनी है, ठीक है। अच्छा, ये 2 वैल्यूज़ लेने के बाद हमने क्या करना है कि जो हमारी एक जो क्लास है crude.php के फाइल में crude op के नाम से, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और ऑब्जेक्ट को के ज़रिए हमने उस क्रूड ऑपरेशन की जो हमारा क्लास है उसका जो एक फंक्शन है उसको वैल्यूज़ पास करनी है, ठीक है। अच्छा, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया क्रूड, जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, ठीक है। या इसके आप कुछ भी स्पेलिंग या नाम कुछ भी रख सकते हैं, इज़ इक्वल टू न्यू आगे क्लास का नेम, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने क्या करना है कि उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है। तो उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हमने उस क्लास के अंदर जो एक फंक्शन है इंसर्ट, उसको कॉल करना है। इंसर्ट को कॉल करते हुए हमने 2 पैरामीटर पास करने हैं, नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पर लिखा है, एक्चुअली ये है नेम और एड्रेस, ठीक है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो भी आपने ये 2 वेरिएबल्स के नाम रखे हैं, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर पास करने हैं। अब इससे होगा क्या कि जो इंसर्ट का फंक्शन है उसको 2 वैल्यूज़ पास होंगी जो यहाँ हमने गेट की हैं, वो वैल्यूज़ यहाँ से आएंगी, ठीक है। और हमारे crude.op की फ़ाइल में जो फंक्शन है इंसर्ट के अंदर यहाँ पर ये दोनों हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, और यहाँ से आगे क्यूरी के ज़रिए डेटाबेस में पास हो जाएगी। बस इतना सा काम है, और हमारा जो इंसर्ट का फंक्शन है वो क्लियर हो गया, ठीक है। इंसर्ट का फंक्शन के बाद जो आगे हमारा फंक्शन है वो है डिस्प्ले का फंक्शन। हमने अभी तक कंस्ट्रक्टर बना लिया जिसके अंदर हमने कनेक्शन रख लिया, उसके बाद हमने इंसर्ट करवा लिया अपना जो डाटा। अब इसे डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए भी सिंपल एक डिस्प्ले का जो HTML पेज क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, बल्कि इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। display.php के पेज में आए, सिर्फ देखें कितना छोटा कोड है इसका। जो एक ये भी फ़ायदा, ये जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे, इससे जो हमें ना कोड बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता। आप एक क्रूड की फ़ाइल में सारा फंक्शंस क्रिएट कर ले, उसके बाद आपने जस्ट फंक्शंस को कॉल करनी है। अच्छा, अब जिस तरह इस पेज में देखें display.php के पेज में क्या किया है उसने, उसी तरह एक इंक्लूड वंस और crude.php, आपने जब भी किसी पेज में जाना है तो इस फाइल को इंक्लूड करवाना है। इसको इंक्लूड करवाने का, जैसे मैंने पहले बताया, कि फ़ायदा ये है कि जो भी इस फाइल के अंदर हमने फंक्शंस क्रिएट किए हैं वो यहाँ पर एक्सेस हो जाएंगे। एक्सेस करने के बाद हमने क्या करना है, जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसी क्लास का, crude.op के क्लास का, ठीक है। उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हमने डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करवा दिया। बस डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करवाइए और हमारे पास सारा डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। अब डिस्प्ले का फंक्शन को कॉल करवाइए और सारा डाटा किस तरह डिस्प्ले हो जाएगा, हमने यहाँ पर कोड ही नहीं लिखा। क्यों कोड इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि ये कोड अगेन crude.php की फ़ाइल में पड़ा हुआ है। इंसर्ट का फंक्शन हो गया, उसके बाद आते हैं डिस्प्ले के फंक्शन में। डिस्प्ले का फंक्शन सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल वही सेम ही है कि पब्लिक फंक्शन डिस्प्ले के अंदर ये पैरामीटराइज नहीं है, ठीक है। हमें कोई वैल्यू हमने यूज़र से गेट नहीं करनी, जस्ट हमने ओवरऑल जो भी डेटाबेस में डाटा पड़ा है वो डिस्प्ले करवाना।
तो उसी तरह क्यूरी लिखी, क्यूरी लिखने का आपको तरीका पता ही है, ठीक है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लास, क्लास में जो भी डाटा वो पड़ा है वो सिलेक्ट कर लो। उसके बाद हमने इस क्यूरी को रन किया। रन करने के बाद क्या हो रहा कि रन करने के बाद ये सारा डिज़ाइनिंग है, टेबल के अंदर डाटा शो करवाया, ठीक है। आप सिंपल भी करवा सकते हैं, अगर आपको ये टेबल समझ ना आए तो आप सिंपल भी डाटा शो करवा सकते हैं, किस तरह जिस तरह कल मैंने करवाया था, ठीक है। वो अंदर वाला कोड सारा सेम है, जो मैंने कल सिंपल कोड लिखा था आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ उस कोड को उठा के फंक्शन में डाला हुआ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह ये वाइल लूप लगेगी। वाइल लूप के अंदर हमने उसी तरह एक जो हमारे पास बिल्ट-इन फंक्शन है my_SQLi_fetch_, सो रिज़ल्ट हमने जो वेरिएबल यहाँ पर लिया है जिसके अंदर क्यूरी हमारी रन हो रही है, उस तरह क्यूरी रन करेंगे और आईडी गेट कर लेंगे, ठीक है। आईडी गेट कर लेंगे। आईडी क्यों गेट की है हमने कि जो आईडी किसकी गेट की है, जिसका नाम यूज़र ने यहाँ पर एंटर किया, ठीक है, उसकी हमने आईडी गेट करके सी में सेव करवा ली। अब आईडी क्यों गेट की है उससे हमें ये क्लियर हो गया कि हमारे पास जो डाटा जिसे हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो है भी डीबी में या नहीं, ठीक है। तो अगर तो इफ़ इस सेट का मतलब कि अगर सी में वेरिएबल सी में कोई वैल्यू पड़ी है तो एको करो डाटा इज़ इन डीबी, मतलब कंफर्म हो गया कि हमारे पास डाटा डीबी में पड़ा है। तो उसके अगेंस्ट हमने क्यूरी लिखी है कि डिलीट फ्रॉम क्लास वेयर नेम इज़ इक्वल टू दिस नेम, जो यूज़र ने एंटर किया, और उस क्यूरी को रन कर दिया तो हमारे पास जो डाटा है उस नेम के अगेंस्ट वो डिलीट हो जाएगा। एल्स में हमने क्या लिखा है कि डाटा इज़ नॉट फाउंड। सिंपल सी बात है कि अगर डीबी में डाटा नहीं पड़ा तो एल्स कंडीशन में वो बता देगा कि डीबी में आपके पास डाटा ही नहीं है। तो इस तरह हम जो अपना डिलीट वाला फंक्शन है उसे परफॉर्म कर सकते हैं। डिलीट के बाद हमारे पास जो तीसरा फंक्शन है, फोर्थ फंक्शन है सर्च का। सर्च बिल्कुल सेम डिस्प्ले वाला फंक्शन है। डिस्प्ले में हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले में हम वैल्यू सारा डाटा गेट कर रहे हैं डीबी में से और डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। सर्च में क्या है कि उसी तरह डाटा गेट करना है लेकिन सिर्फ एक स्पेसिफिक एंट्री के अगेंस्ट, ठीक है। ये यूज़र एंटर करेगा कि एक नेम यूज़र ने एंटर किया तो हमने सिर्फ उस नेम के, चलिए ऐसा करते हैं सर्च का कोड देखते हैं तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। search.php के पेज में आते हैं। ये सारे कोड सेम है, अगर आप ध्यान से देखें किसी में कोई फ़र्क नहीं है, सब में 4 लाइन सेम लिखी हुई हैं। उसी तरह search.php के पेज में आए, इंक्लूड वंस क्रूड की फ़ाइल इंक्लूड करवा ली, ठीक है। उसके बाद उसकी जो क्रूड ओपी जो क्लास है उसका एक फ़ंक्शन क्रिएट करवा लिया। जो यूज़र ने नेम सर्च करना है, ठीक है, यूज़र ने नेम जो फॉर्म में एंटर किया है वो यहाँ पर हमने वैल्यू गेट कर ली। उसके बाद उसकी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके ज़रिए हमने सर्च के फंक्शन को कॉल किया और क्योंकि ये पैरामीटराइज फंक्शन है इसे नेम चाहिए जो यूज़र ने एंटर किया, तो वो नेम हमने यहाँ पर इसे पास कर दिया। क्रूड.php की फ़ाइल में आए जो सर्च का फंक्शन है उसे देखते हैं। पब्लिक सर्च फंक्शन सर्च और सर्च1 जो भी उसने यूज़र ने वहाँ पर नेम पास किया वो हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद सिंपल क्यूरी लिखी है। क्यूरी में क्या है, सेलेक्ट फ्रॉम क्लास वेयर नेम इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। और आगे ऑर्डर बाय आईडी असेंडिंग, इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आप इतनी क्यूरी लिखेंगे ना, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया, अगर आप इतनी क्यूरी लिखेंगे तो आपकी जो सर्चिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। क्यूरी आपको इससे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे सिर्फ उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग की हुई है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस नेम के अगेंस्ट जितनी भी क्यूरीज़ होंगी एंट्रीज़ होंगी वो सर्च कर लेगा। सर्च करने के बाद ये जो क्यूरी है इसको रन करने के लिए हमने यहाँ पर कोड लिखा है रिज़ल्ट के अंदर, ठीक है, एक वेरिएबल रिज़ल्ट, उसके आगे जिस तरह हम क्यूरी को रन करते हैं उस तरह कोड लिखा है। आगे फिर से वही है कि टेबल में डाटा शो करवाया। अगर आप टेबल में डाटा शो नहीं करवाना चाहते तो जिस तरह मैंने कल वाली वीडियो में डाटा शो करवाया, प्रिंट करवाया, आप उस तरह सिंपल भी प्रिंट करवा सकते हैं। आप बेशक टेबल में ना लिखें। अगर आप टेबल को इग्नोर करें तो आपने क्या कोड याद रखना है या जिसकी प्रैक्टिस करनी है वो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाइल के अंदर आपने रो एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, रो के आगे वही बिल्ट इन फंक्शन डिस्प्ले के लिए जो हमेशा हम यूज़ करते हैं, या डिस्प्ले करने नहीं एक्चुअली ये मेन फैचिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन है my_SQL_fetch_ एसोक या एसोसिएशन, आप जो भी इसे आप जो भी इसे प्रोनाउंस करना चाहें। उसके आगे उसके करली ब्रैकेट्स में हमने वेरिएबल पास किया है रिज़ल्ट, जिसके अंदर हमारी क्यूरी पड़ी है। तो वो क्या करेगा, वाइल जब तक जो रो है उसमें डाटा आता रहेगा तो उस डाटा को प्रिंट करवाता रहेगा। डाटा किस तरह प्रिंट करवाएगा, एको रो जो आपने लिखना है रो, और उसके आगे जो भी आपने कॉलम जिसका डाटा प्रिंट करवाना है जैसे कि नेम, और अगली लाइन में आपने क्या करवाना है, एड्रेस। तो ये नेम और एड्रेस आपको डिस्प्ले करवा देगा बिल्कुल जिस तरह हमने डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ किया था, लेकिन सिर्फ किनका करवाएगा, जिनका नेम यूज़र ने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंटर किया है। तो जो यूज़र जो है वो जो भी नेम एंटर करेगा वो यहाँ पर पास होगा क्यूरी में
क्यूरी उसे रन करेगी और रन करने के बाद जो भी उस नेम के अगेंस्ट जितनी भी फील्ड्स होंगी उनका डाटा यहाँ पर हमें शो करवा देगा। तो इस तरह हम कोई ख़ास स्पेसिफिक डाटा है वो आपको प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सर्चिंग का फंक्शन। सर्चिंग के बाद जो हमारे पास लास्ट चीज़ है वो है अपडेट। अब अच्छा, अपडेट का क्या लॉजिक बन सकती है? अपडेट भी उसी तरह के जिस तरह हम इंसर्ट करवाते हैं ना, सेम अपडेट है, ठीक है। लेकिन सिर्फ हमने वैसे जब हम इंसर्ट करवा रहे हैं डाटा तो वो सिंपल इंसर्ट कर देता है। यहाँ पर हमने यूज़र से एक वैल्यू लेनी है, जैसे कि रोल नंबर या नेम, जिसके अगेंस्ट हमने डाटा अपडेट करना है। तो सारी वैल्यूज़ उसे एंटर करवाएंगे, उसके बाद उसे कहेंगे आप वो रोल नंबर एंटर करो या वो नेम एंटर करो जिसका आप अपडेट करना चाहते हो। तो वो डाटा सिर्फ उसी फील्ड में जाके इंसर्ट करेगा जो फील्ड या जो यूज़र नेम या आईडी जो यूज़र ने एंटर की होगी उसके अगेंस्ट डाटा को अपडेट कर देगा, ठीक है। अपडेट के कोड में देखते हैं, update.php का अगर आप फोल्डर देखें तो उसमें सेम वही डाटा, ठीक है, 4 लाइंस लिखी हुई हैं। सबसे पहले इंक्लूड करवाइए क्रूड की फ़ाइल, ठीक है। उसके बाद क्रूड ओपी जो हमारे पास क्रूड की फ़ाइल में क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने 3 वैल्यूज़ ली हैं, ठीक है, आईडी, फादर नेम और एड्रेस, ठीक है। अब हमने ये अपनी जो वैल्यूज़ गेट की इन्हें पास करना है अपडेट के फंक्शन में जो कि क्रूड की फ़ाइल में बना हुआ है। अपडेट को हमने ये 3 वैल्यूज़ पास की, आईडी, फर्स्ट नेम और ये जो भी सर ने लिखा है फर्स्ट नेम या आगे फर्स्ट एड्रेस या जो भी आपने जो भी नाम रखा है वो यहाँ पर पास कर देना है। अब क्रूड की फ़ाइल में आते हैं सबसे, और अपडेट का जो फंक्शन है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल उसी तरह फंक्शन डिक्लेयर करवाया, पब्लिक फंक्शन अपडेट, और उसको जो 3 वैल्यूज़ हमने वहाँ पास की हैं वो यहाँ पर हमने गेट कर ली, ठीक है। गेट करने के बाद हमने क्या किया, सेलेक्ट फ्रॉम क्लास वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी। अब हम सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि हमारे पास ये डाटा एग्जिस्ट करता है या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। जो यूज़र ने आईडी पास की है हम उस आईडी को चेक करने लगे हैं कि ये डाटा एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। क्यूरी लिखी कि सिलेक्ट करो क्लास में से जहाँ पर आईडी ये है, उसके बाद क्यूरी को एग्जीक्यूट किया, वाइल लूप लगाई उसी तरह, क्योंकि हमने फैच करना है तो उसी तरह mysql_fetch_assoc रिज़ल्ट। अच्छा, अब हमने आईडी को सेव करवा लिया सी में। अगर तो आईडी सी में आई है इसका मतलब कि डाटा हमारे पास पड़ा है, जो यूज़र ने आईडी एंटर की उसके अगेंस्ट हमारे पास डाटा पड़ा है। और अगर सी में वैल्यू नहीं आई तो इसका मतलब नहीं पड़ा। तो सिंपल उसी तरह इफ़ इस सेट सी, अगर तो सी में वैल्यू आई है तो एक कर दो कि डाटा डीबी में है, ठीक है। डीबी में डाटा है मतलब श्योर हो गया, तो अब हम उसे अपडेट कर देते हैं। अपडेट की क्यूरी किस तरह के, अपडेट क्लास सेट, उसने सबसे पहले लिखा है कि अपडेट क्लास, इस टेबल को हमने अपडेट करना है। सेट का क्या करना है, नेम को नेम के इक्वल, एड्रेस को एड्रेस के इक्वल। कहाँ, वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, जहाँ पर ये वाली आईडी है जो यूज़र ने एंटर की है उसके अगेंस्ट जो भी नेम है उसे अपडेट कर दो इस नेम के साथ, और एड्रेस को रिप्लेस कर दो इस एड्रेस के साथ, ठीक है। ये हमारी क्यूरी है। इस क्यूरी को रन किया, रन करने के बाद हमने लिख दिया डाटा इज़ अपडेटेड। क्यों? क्योंकि हम एश्योर हैं कि डाटा हमारे पास वो रोल नंबर के अगेंस्ट डाटा था तो उसको हमने अपडेट कर दिया। और अगर इन केस के सी में वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब कि डाटा हमारे पास मौजूद नहीं है, तो एल्स कंडीशन लगेगी कि डाटा इज़ नॉट फाउंड, ठीक है। तो इस तरह ये सिंपल सा कोड है जी, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ जो कल मैंने लिखा था वो सीधा सिंपल कोड था, उसको हमने फंक्शंस के थ्रू जो वैल्यूज़ हैं पास की। तो इस तरह हम अपने जो ये ऊप है इसके ज़रिए हम जो क्रूड ऑपरेशन है हम सारे परफॉर्म कर सकते हैं।